नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंचेप्ट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल ये है डिप्टी स्पीकर से संबंधित जो आर्टिकल है उसको हम बेसिक से डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कई बार इससे प्रश्न आए भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और 5 स्टेट को नोटिस जारी करके नोटिस इश्यू किया है, कहा है। और इन 5 स्टेटों में आप देख पाएंगे राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। इन्होंने अभी तक डिप्टी स्पीकर के पद को अभी तक नहीं भर पाया है, मतलब कि डिप्टी स्पीकर की वैकेंसी अभी तक फिल नहीं की है अपनी लेजिस्लेचर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि डिप्टी स्पीकर से संबंधित क्या संविधान में हमारे में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा 2 मेंबर को हाउस से चूज करेगी और उसमें से एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के भी हो सकते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के भी हो सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेशन के लिए संविधान में अलग से आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 178 के तहत। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर बात करें तो आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे, डिप्टी स्पीकर देखने को मिलेंगे, और जो चेयरपर्सन का एक पैनल होता है और एक स्पीकर, मतलब कि एक प्रोटेम स्पीकर होता है, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। इनको मिलाकर हम बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफिस उनका वेकेंट रहता है तो उसके लिए आप क्या करो, अनदर मेंबर को चूज करो। जैसे कि आप स्पीकर का पद अगर वेकेंट है, डिप्टी स्पीकर का अगर कोई ऑफिस वेकेंट है, तो उसके लिए आप पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट कर दो। जब इन दोनों की ऑफिस अगर वेकेंट होगा तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन होंगे, वो इसकी जो लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी, उसकी कार्रवाई को देखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दिया। ओरिजिन की बात करें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओरिजिन 1921 में हुआ और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, उससे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद लिए गए, जिसको पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोलते थे। मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जिनको पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोले थे, तो वहां से पद ले लिए गए, उनको बोलने लगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इतनी बात क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 95 ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑफिस स्पीकर का अगर ऑफिस वेकेंट है तो उसकी ड्यूटीज डिप्टी स्पीकर निभाएगा, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर का भी अगर ऑफिस वेकेंट है तो उसको उसकी ड्यूटी जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे उनके द्वारा परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल 178 ये कहता है कि करस्पॉन्डेंट लेजिस्लेटिव अगर असेंबली है स्टेट की तो उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं, जिनका कार्यकाल बात करें तो 5 ईयर के 5 साल का कार्यकाल रहता है। एक बात आप याद रखेंगे कि जो स्पीकर का सामान्यतः यह परंपरा है, क्या है बेटा, परंपरा है कि जो स्पीकर का पद है वो सरकार के पास जाएगा या फिर जिसकी मेजोरिटी होगी उसके पास, और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन के पास जाएगा। ऐसी परंपरा थी, कभी बार परंपराएं चली भी है और कई बार इस परंपरा को बीच में तोड़ा भी गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, टाइम फ्रेम की बात करें। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली है, वो स्पीकर के वैकेंसी को, स्पीकर को इलेक्ट करती हैं, तो वो मोस्टली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इलेक्ट करती हैं। मतलब कि अगर न्यू हाउस का फर्स्ट सेशन चल रहा है तो उसमें यूजुअली उसको, स्पीकर को क्या कर लेती हैं, इलेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, यूजुअली थर्ड डे ऑफ सेशन ओथ के बाद इनको इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो डिप्टी स्पीकर का पद है उसको सेकंड सेशन में डिप्टी स्पीकर को अडॉप्ट, मतलब कि इलेक्ट कर लिया जाता है।
लेकिन ऐसी कोई बार नहीं है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद को फर्स्ट सेशन में इलेक्ट नहीं कर सकते। आपका मन है, सरकार का मन है, पार्टी का मन है कि फर्स्ट सेशन में उनका मन करे तो वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की वैकेंसी, दोनों की ऑफिस को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को जनरली डिले नहीं करना चाहिए आफ्टर द सेकेंड सेशन के बाद, और अगर आपने डिले किया तो आपको जेन्युइन और अनअवॉइडेबल कांस्टेंट मतलब कि कारण बताना पड़ेगा। लोकसभा का रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या क्या कहता है, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक कि हाउस डिजॉल्व नहीं हो जाता, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिक पढ़ा, इसको हम ध्यान से रखेंगे। अब आपने एक न्यूज सुनी होगी कि बीबीसी का ऑफिस है, वहां पे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने वहां पे रेड मारी। तो ये रेड का कारण क्या है, अक्सर हमको पता होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइजिंग इसका रेड का कारण है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइजिंग क्या है, इसको समझे। यहां से प्रश्न बन सकता है, मान लो एक सेंट्रल कंपनी है और इन कंपनी ने क्या किया, भारत में अपना ऑफिस खोल लिया। मतलब बीबीसी की सेंट्रल कंपनी है, हेड है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी का। बीबीसी ने एक अपनी जो ब्रांच है इंडिया में खोल ली, एक अपनी ब्रांच है उन्होंने बांग्लादेश में खोल ली, और सेल सर्विस उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी अलग अलग एरिया में। ठीक है, लेकिन जब इनकी प्रॉफिट की बात करती है, ट्रांसफर प्राइजिंग की बात करें, तो ये क्या करते हैं, अपनी गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकी ब्रांचेस हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपनी गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी को पेरेंट ऑर्गेनाइजर में, पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इन्हें ट्रांसफर कर दिया तो जो इनकी जो मान लो भारत देश में इनकी कोई ब्रांच है, इनने अपनी गुड्स सर्विस और टेक्नोलॉजी को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि यूके में है, माना कि मॉरिशस में है, तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो इनकी इंडिया में जो ब्रांच की टैक्स लायबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इस इश्यू को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइजिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ सकता है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो पेरेंट कंपनी होती है उसके ऊपर ओवरऑल टैक्स का बर्डन रिड्यूस हो जाता है, और सरकार को टैक्स का क्या होता है, सरकार का टैक्स का नुकसान होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रश्न बन सकता है। इसीलिए बीबीसी ने वहां पे इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के ऑफिस में रेड मारी। इश्यू क्या था, ट्रांसफर प्राइजिंग। इश्यू तो और भी होंगे, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था वो हमने पढ़ लिया। दूसरा, मारबर्ग वायरस डिसीज चर्चा में है, इक्वेटोरियल गुनिया में इसका हमको फर्स्ट ईवर आउटब्रेक देखने को मिला है। ये फिलो वायरस फैमिली से हमको देखने को मिलेगी, जिससे आपको इबोला वायरस भी देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंट वायरसेस टू डिसीज क्लिनिकली सिमिलर, मतलब कि डिफरेंट वायरसेस से हो सकता है। ये एयरबॉर्न डिसीज नहीं है, मतलब कि हवा के माध्यम से ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, स्प्रेड नहीं हो सकती। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। अभी तक इसके बारे में कोई ना वैक्सीन है ना कोई ड्रग्स है, केवल आप क्या कर सकते हैं, सावधानियों के साथ इसका आप सरवाइव कर सकते हैं। पहली बार इसको 1967 में डिटेक्ट किया गया था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर है, और सर्बिया का बेलग्रेड शहर है, वहां पे इसको 1967 में डिस्कवर या फिर डिटेक्ट किया गया था, डिटेक्टेड किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चिंपांजी से फैलती है, चमगादड़ से फैल सकती है, बैट से फैल सकती है, और आपके कई प्रकार की जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं आपको निगेटिव रूप से हार्म पहुंचा सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, H5N1 वायरस या फिर बर्ड फ्लू चर्चा में है। अक्सर न्यूज में आया कि H5 जो N1 वायरस है उसके 700 से अधिक जो सील्स हैं वो आपको रसियन कैप्सियन सी और जो ब्लैक सी है उसके आसपास इनको देखने को मिला। कुल मिला के कहें जो मैमल्स है उनके लिए H5N1 जो बर्ड फ्लू है इनके लिए लीथल हो गया। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं बहुत हार्म कर रहा है। तो जो H5N1 जो वायरस है वो क्या है, टाइप ए का इन्फ्लुएंजा वायरस है, वाइल्ड वर्ड फैमिली से आता है,
मतलब कि वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा। हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, प्राइमरली आपको बर्ड से देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप डोमेस्टिक पोल्ट्री, चिकन्स, डॉग्स, टर्की, पिग्स, कैट्स, टिगर्स के माध्यम से भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। टाइप की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस क्लासिफाइड मेनली 2 प्रोटीन में आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है हेमाग्लुथिनिन और दूसरा है न्यूरामिनिडेस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 18 एचए के सब टाइप देखने को मिलेंगे और एनए के सब टाइप आपको 11 देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? एचए के। उसके अलावा आपको H5N1, H7N2, H9, H6, H17, N10 ETC, इसके अलावा आपको अदर भी देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक था ये। दूसरा, WMO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है, मतलब कि ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन की फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ग्लोबल का जो सी लेवल है क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनके कारण राइज हो रहा है, और इसके कारण जो आइसलैंड है, स्मॉल आइसलैंड है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत नीचे जा रहे हैं। डेंसली जो पॉपुलेटेड एरिया है, अर्बन एरिया है, वो भी काफी वो नीचे जा रहे हैं। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड मतलब काफी इस पे नेगेटिव रूप से हाईएस्ट थ्रेट है इनको। सी लेवल 0.20 मीटर बढ़ चुका है 1901 से लेकर 2018 तक, और 11% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो लो एलिवेशन कोस्टल जोन में रहती है, और 2020-50 तक इनको 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उनको काफी नेगेटिव रूप से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और इनको कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है WTO को पढ़ना। तो WTO की स्थापना 1950 में हुई, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका ओरिजिन हम देखें तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से होता है 1873 के आसपास। काम क्या करते हैं? अर्थ एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, लैंड ओशियन के मध्य काम करते हैं, वेदर क्लाइमेट के बारे में काम करते हैं, और वाटर रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उसके बारे में काम करते हैं। 193 आपको मेंबर इसमें देखने को मिलेंगे, इंडिया भी इसका मेंबर है। सुप्रीम बॉडी इसकी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस है, और यूएन की क्या है? स्पेशल एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर वियना में मतलब कि जिनेवा में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, कस्टोडियल डेथ इन लास्ट 5 ईयर का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिलीज किया। हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल जो डेथ है वो गुजरात में हुई, उसके बाद आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। यूटी की बात करें तो सबसे अधिक दिल्ली में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। कस्टोडियल आपकी 2 तरह की हो सकती है, या तो पुलिस कस्टडी में है आप, या तो जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास आपको पुलिस ने पेश किया, और पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है कुछ दिन के लिए। जुडिशियल कस्टडी जेल में रहते हैं, पुलिस कस्टडी आप स्टेशन में सामान्यतः रहते हैं, या फिर जेल में भी रह सकते हैं। कारण की बात करें तो डेथ, रेप, टॉर्चर के कारण ये कस्टोडियल वायलेंस होता है, इसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। और हमारे देश में कस्टोडियल वायलेंस को किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की बात करें तो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 20 मतलब कि फंडामेंटल राइट ये कहता है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगर आपके कोई कन्वेक्शन हो रहा है, आपने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस करने का कन्वेक्शन हो रहा है, तो आपका संरक्षण करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं। आर्टिकल 22 राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंस में बात करते हैं। और स्टेचुरी की बात करें तो सेक्शन 330, 331 इंडियन पिनल कोड सेफगार्ड आपको उपलब्ध कराते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25, 26 आपको सेफगार्ड देता है। पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 29 आपको सेफगार्ड देता है। ठीक है, तो ये सारे आपको सेफगार्ड उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर समर पोर्टल चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है। इंडियन एयर फोर्स EMMS और समर का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग पोर्टल।
EMMS क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स डिजिटल इंटरप्राइजेस का मतलब कि आप इसका एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध वर्ल्ड में कहीं भी उपलब्ध करा सकें। एक सॉफ्टवेयर है, आपके स्टेटस को क्या करेगा? ट्रैक करेगा कि आपने रिपेयर की किस स्थिति में है। समर क्या है? DRDO और एरोनॉटिकल रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड और ये आउटकम है DRDO क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर काम करते हैं और एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे, उसको ट्रैक करने का काम करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा, विनाइल क्लोराइड चर्चा में है। यूएस में एक ट्रेन क्रैश हो गई क्योंकि इस विनाइल क्लोराइड को लेके चल रहे थे, कैरी करके चल रहे थे। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड क्या है? कार्योजेनिक गैस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में इसको देखा जाता है, मतलब कि ये आपके लिवर कैंसर, ओरल कैंसर, मतलब कि ओरल कैंसर हो सकता है इसके माध्यम से। बर्निंग बन की विनाइल क्लोराइड रिलीज क्या करती है? फॉस्फीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को रिलीज करते हैं। जब विनाइल क्लोराइड को बर्न करते हैं तो फॉस्फीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होती है, जो कि टॉक्सिक है, कलरलेस गैस है और इसके कहीं ना कहीं आपको वॉमिटिंग इसके माध्यम से हो सकती है। इस गैस को वर्ल्ड के वन के दौरान इसको यूज किया गया था और ये आपको स्किन, आई, नोज, थ्रोट में इरिटेशन पैदा कर सकती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस प्रोग्राम की बात हो रही है। तो G20 की प्रेसिडेंट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया ने प्लान किया है कि हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे ताकि हम जो मिलेट है उनका कंजप्शन प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर सकें। और यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी क्या किया? डिक्लेयर किया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली इंडिया में है। इंडिया क्या करेगा? सीड मनी देगा। बाकी जो G20 की कंट्री है बाकी आगे चलकर क्या करेंगी? कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि ये जो वाला अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, न्यूजीलैंड ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है क्योंकि गैब्रिली जो साइक्लोन है वो बढ़ रहा है, उससे फ्लड हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, तो इसलिए चर्चा में था। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन है, आपको इधर देखने को मिलेगा। कोक्स स्टेट आपको इधर देखने को मिलेगी। तस्मानिया सी आपको इधर देखने को मिलेगा। साउथ पैसिफिक ओशन आपको इधर देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ की मैपिंग आप याद रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।